200 साल पहले भारत पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन आज जैसा बिल्कुल नहीं बना था। यह वो समय था जब मुगल साम्राज्य लगभग खत्म हो चुका था और असली सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जा चुकी थी। नाम भले ही व्यापारिक कंपनी का था, लेकिन हकीकत में वह पूरे देश को चलाने लगी थी। दिल्ली में बादशाह मौजूद था, लेकिन उसकी ताकत सिर्फ कागजों तक सीमित थी। असली फैसले कलकत्ता से होते थे, जहां अंग्रेज अफसर बैठकर पूरे भारत की अर्थव्यवस्था और प्रशासन तय करते थे। अपनी जमीन का मालिक नहीं था। जमींदारी, रैयतवारी और महालवारी जैसी व्यवस्थाओं के कारण किसान सिर्फ मेहनत करने वाला मजदूर बनकर रह गया था। हर साल निश्चित लगान देना जरूरी था, चाहे फसल अच्छी हो या खराब। बारिश कम हुई तो भी टैक्स देना था, और ज्यादा हुई तो भी। अगर किसान लगान नहीं दे पाया तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। कई इलाकों में किसान अपनी ही जमीन पर किराएदार की तरह रहने लगे थे। 1820 से 1850 के बीच कई बड़े अकाल पड़े। बंगाल, मद्रास और दक्कन के इलाकों में लाखों लोग भूख से मरे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब भारत में लोग भूखे मर रहे थे, उसी समय अंग्रेज सरकार भारत से अनाज और कच्चा माल इंग्लैंड भेज रही थी। रेलवे और बंदरगाहों का इस्तेमाल भारतीयों की मदद के लिए नहीं, बल्कि संसाधनों को बाहर भेजने के लिए किया जा रहा था। शहरों की हालत गांवों से थोड़ी अलग थी, लेकिन बेहतर नहीं कही जा सकती। कलकत्ता, बंबई और मद्रास जैसे शहर तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन ये शहर दो हिस्सों में बंटे थे। एक हिस्सा अंग्रेजों के लिए था, जहां चौड़ी सड़कें, साफ इलाके और बड़ी इमारतें थीं। दूसरा हिस्सा भारतीयों के लिए था, जहां तंग गलियां, गंदगी और बीमारियां आम थीं। साफ पानी और नालियों की व्यवस्था बहुत खराब थी, जिसके कारण हैजा और प्लेग जैसी बीमारियां फैलती थीं। उस समय औसत उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं थी। बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। हर परिवार ने किसी न किसी बच्चे को खोया होता था। इलाज के नाम पर सीमित दवाइयां थीं और डॉक्टर बहुत कम थे। अस्पताल ज्यादातर अंग्रेज सैनिकों या अफसरों के लिए बने थे। आम आदमी बीमारी को किस्मत मानकर सहता था। शिक्षा का उद्देश्य भी आज जैसा नहीं था। अंग्रेजों ने जो स्कूल और कॉलेज खोले, उनका मकसद भारतीयों को शिक्षित करना नहीं, बल्कि ऐसे क्लर्क और कर्मचारी तैयार करना था जो अंग्रेजी शासन के लिए काम कर सकें। ज्यादातर लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। गांवों में शिक्षा लगभग शून्य थी। महिलाओं की शिक्षा तो और भी दुर्लभ थी। समाज में महिलाओं की भूमिका घर तक सीमित थी और कम उम्र में शादी सामान्य बात मानी जाती थी। अब जरा कामकाज और उद्योग की बात करें। 200 साल पहले भारत दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा उत्पादकों में से एक था, लेकिन अंग्रेजों ने जानबूझकर भारतीय हथकरघा उद्योग को कमजोर किया। भारतीय कपड़ों पर भारी टैक्स लगाए गए और इंग्लैंड में बने मशीन के कपड़े सस्ते दामों पर भारत में बेचे गए। इससे लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए। कई कारीगर किसान बन गए और कई मजदूरी करने लगे। यह भारत के आर्थिक पतन का सबसे बड़ा कारण बना। फिर भी यह समय पूरी तरह शांत नहीं था। जगह जगह विरोध शुरू हो चुका था। किसान लगान के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। आदिवासी इलाकों में विद्रोह हो रहे थे। संथाल, भील और कोल जनजातियां अंग्रेजी व्यवस्था से लड़ रही थीं। ये बड़े स्वतंत्रता आंदोलन नहीं थे, लेकिन आने वाले समय की नींव जरूर रख रहे थे। 200 साल पहले का जमाना इसलिए खास है क्योंकि यह गुलामी और जागरूकता के बीच का समय था। लोग दबे हुए थे, लेकिन पूरी तरह टूटे नहीं थे। बदलाव धीरे धीरे शुरू हो चुका था। यही वो दौर था जिसने आगे चलकर 1857 की क्रांति और फिर स्वतंत्रता आंदोलन को जन्म दिया। यह जमाना हमें बताता है कि इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि आम आदमी के संघर्ष की कहानी है। 200 साल पहले के लोग आधुनिक नहीं थे, लेकिन हालात को समझते थे। उनके पास साधन कम थे, लेकिन सहन शक्ति ज्यादा थी। आज जब हम उस समय को देखते हैं, तो हमें सिर्फ कठिनाई नहीं, बल्कि उस संघर्ष की जड़ें भी दिखती हैं, जिनकी वजह से आज का भारत बना। विकास की यात्रा कभी रुकने वाली नहीं है और आगे का रास्ता हम खुद तय करेंगे। यह हमारा इतिहास है,
लेकिन इसका भविष्य अभी लिखा जाना बाकी है। तो क्या हम भविष्य में भी अपने विकास को जारी रख पाएंगे? आपका क्या ख्याल है? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।